स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, सबसे पहला लॉ आता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, सो सबसे पहला रूल आता है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इस रूल को दिया था एंटोइन लॉविसिए ने। एंटोइन लेवोसिए ने दिया था। ठीक है, और गाइस अगर आपको ये रूल आता है, बहुत ही बेसिक रूल है, अगर आपको ये रूल आता है तो आप इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 जिसका कितने मिनट पे आता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्राई कीजिए। अगर आपसे वो हो जाता है तो आपको इस वीडियो में कुछ नया नहीं मिलने वाला है, और अगर नहीं होता है तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। लास्ट में वो क्वेश्चन आई होप कि आप खुद सॉल्व कर पाओ। सो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, उसमें आपके पास ड्यूरिंग द रिएक्शन मास चेंज नहीं होता है। जो आपने मेटर लिया उसका मास चेंज नहीं होता है। सो क्या स्टेटमेंट है इस रूल का? इस रूल का स्टेटमेंट है द मास ऑफ मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a बैलेंस रिएक्शंस। क्या स्टेटमेंट है इसका कि किसी भी जो मैटर उसका मास आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज ये रूल फॉलो नहीं होगा। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, बस आप क्या कर सकते हो, उसके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हो। आप उसको क्या करते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हो। और देखो गाइस, होना भी है, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट है, उसमें जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कौन पार्टिसिपेट करता है? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। और जबकि हमें पता है कि किसी भी मैटर का जो मास होता है किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। इसी वजह से आपके पास क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से आपके जो मैटर उसका मास चेंज नहीं होता है। इट मीन्स अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन में आपके पास प्रोटॉन इन्वॉल्व है तो आपके पास हो सकता है कि वहाँ पर मास चेंज हो सकता है। हाँ, ऐसा होता है जिन रिएक्शन में प्रोटॉन इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता। अभी आगे देखते हैं कैसे। उससे पहले हमने कहा कि इसको एक फॉर्म से मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन ली H2, ये लिक्विड फॉर्म में था। जब हमने इसको हीट दी तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वेपर फेज में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या हो गई? रिएक्शन हो गई, हीट देने की वजह से रिएक्शन हो गई, लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस फेज में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं कि मास में कोई चेंज हुआ क्या? यहाँ पे कितना है? 18 ग्राम, यहाँ पे कितना है? 18 ग्राम, यानी कि मास में कोई चेंज नहीं आया। ड्यूरिंग दिस फिजिकल चेंज यहाँ पर आपके पास क्या रहा? मास में कंजर्वेशन रहा, मास में कोई चेंज नहीं हुआ। इसी प्रकार से जैसे वैसे एंटोइन लेवोसिए ने ना बेसिकली कंबशन रिएक्शन पर स्टडी की थी। जैसे कार्बन है प्लस O2 है, आपस में क्या बना रहे हैं? CO2। ठीक है, इस रिएक्टेंट का मास कितना है? 12 ग्राम, इसका कितना है? 32 ग्राम। तो आपके पास रिएक्टेंट का मास कितना हो गया? 44 ग्राम। तो आपके पास अगर इस ड्यूरिंग द रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है तो आपके पास प्रोडक्ट का मास भी कितना रहना चाहिए? 44 ग्राम रहना चाहिए, क्योंकि आपने मास को अपना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। आपने जितना लिया आपको लास्ट में भी उतना ही मिलना चाहिए, यानी 44 ग्राम ही होना चाहिए। और हमें पता है CO2 का मास कितना होता है? 44 ग्राम होता है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ सिंपल से कि अगर आपके पास रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है तो वहाँ पर अपने एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, लो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या स्टेटमेंट बोल सकती हूँ मैं बोल सकती हूँ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये स्टेटमेंट बोल सकती हूँ ना, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। अगर मैंने लिखा जैसे कि सबसे पहले नोट तो क्या आता है? नोट फर्स्ट कि आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बैलेंस रिएक्शन में फॉलो होता है। अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस है तभी ये फॉलो होगा, अदरवाइज नहीं फॉलो होगा। या फिर आपके पास की जो रिएक्शंस को अपन बैलेंस करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके। जैसे मैंने लिखा H2 प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है? H2O2 बना रहा है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे मास लिया हाइड्रोजन का 2 ग्राम, यहाँ पे ऑक्सीजन ली 32 ग्राम, और मुझे वाटर मिलना कितना? 18 ग्राम। तो यानी कि यहाँ पर तो आपके पास
वेट ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगा देती हूँ, हाफ लगा देती हूँ। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी तो मास भी इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिएक्शन भी बैलेंस है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो रहा है क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट फॉलो हो रहा है, ठीक है। सेकेंड हमने कहा कि यहाँ ये न्यूक्लियर रिएक्शन में अप्लाई नहीं होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उसमें आपके पास क्या होता है, या तो न्यूक्लियर रिएक्शंस या ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है या एड्जॉर्ब होती है, वहाँ पर ये फॉलो नहीं होता है। या जहाँ पर आपके पास रिएक्शन में प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पर इन्वॉल्व, वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। एक थ्योरी आती है E बराबर mc², आइंस्टीन ने दिया था इस थ्योरी को। उन्होंने बोला था इस इक्वेशन को, उन्होंने बोला था कि रिएक्शन के ड्यूरिंग कुछ मास आपके पास किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी में। अगर कुछ मास एनर्जी में चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली 10 मास लिया था, उसमें से 1 जो ग्राम मास है वो एनर्जी में चेंज हो गया, तो आपके पास वहाँ पर तो ड्यूरिंग द रिएक्शन आपने 10 लिया था और 1 इसका मास किस में चेंज हो गया, एनर्जी में चेंज हो गया, 9 मास प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास किस में 9 आपके पास किस में चेंज हो गया, 9 ग्राम इसमें 9 ग्राम का प्रोडक्ट बन गया, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये रूल तो फॉलो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 1 ग्राम किस में निकल गई, एनर्जी में चेंज हो गया। यानी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है वहाँ पर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, अकेला फॉलो नहीं होता। अगर मैं बोलूँगी न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ एनर्जी प्लस मास फॉलो होता है तो वहाँ होता है, क्यों? क्योंकि इनिशियली एनर्जी कितनी थी, 0 थी, मास कितना था 10, ठीक है। तो एनर्जी प्लस मास का टोटल कितना था 10। आफ्टर हमने बोला एनर्जी कितनी है 9, सॉरी मास कितना है 9, एनर्जी कितनी है 1, तो आपके पास टोटल कितना है 10। यानी कि आफ्टर रिएक्शन आपके पास क्या होगा, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसमें आपके पास लो मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। ये तो था आपके पास सिंपल सा रूल कि आप सब ने पढ़ा है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर इस पर बेस है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास यहाँ पे, क्या बोला गया है, हाउ मच ऑक्सीजन विल एड विथ 36 ग्राम ऑफ कार्बन टू गिव दिस अमाउंट ऑफ CO2। अगर ये रिएक्शन आपके पास क्या हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। बोला है कि कार्बन में कितना ऑक्सीजन ऐड करें कि आपके पास CO2 मिल जाए, कितनी 36 ग्राम कार्बन में कितनी ऑक्सीजन ऐड करें कि आपके पास 132 ग्राम CO2 मिल जाए। तो आपके पास सिंपल सा रूल है, क्या बोल रहा है, साथ में हिंट दे रहा है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो हमें पता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ठीक है। तो सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करते हैं, कितना है 36 ग्राम। ऑक्सीजन का हमें फाइंड करना है, इसको क्या मान लो x ग्राम, तो क्या हो जाएगा CO2 का मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 132 ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको बराबर कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है x ग्राम, तो ये 36 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x ग्राम हो जाएगा आपके पास। जब 132 में से माइनस करोगे 36 ग्राम तो आ जाएगा आपके पास 96 ग्राम। यानी कि आपको कितनी ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, अगर आपने इतना CO2 प्रोड्यूस किया और इतनी कार्बन लिया तो आपको कितनी ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ेगी, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको ऐड करनी पड़ेगी। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट एप्लीकेबल, कि यानी कि कौन सी रिएक्शन इनमें से जिस पर आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता है। देखो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, तो जनरली केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है आपके पास, आप ना तो प्रोडक्ट को ना तो आप मैटर के मास को चेंज क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो यहाँ पे फॉलो होता है। जनरली फिजिकल रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि चेंज होता है बस स्टेट में, मास वही रहता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, जनरली जो केमिकल रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन उसको थोड़ी सी हीट लगी, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन उसने थोड़ी सी हीट लिबरेट की। तो यहाँ पे भी आपके पास फॉलो होता है। मैंने बोला था कि जहाँ पर आपके पास प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जहाँ पर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो कौन है आपके पास, न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट फॉलो एंड नॉट एप्लीकेबल बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ NaOH रिएक्ट करता है x ग्राम HCl के साथ, ठीक है, और बनाता है इतना अमाउंट ऑफ NaCl और इतना अमाउंट ऑफ H2। अगर ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि आपका x कितना लगा है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। सो बोला गया इन्फॉर्मेशन दी गई है कि NaOH ने रिएक्ट की किसके साथ, HCl के साथ, और क्या बनाया
NaCl प्लस H2 बनाया, एसिड बेस रिएक्शन है, आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर बनाती है। तो इसका कितना अमाउंट लिया, इसका अमाउंट लिया 4 ग्राम, इसका x ग्राम। NaCl कितना बना 5.85 ग्राम, H2 कितना बना 1.8 ग्राम। क्या बोला गया है कि ये यदि इतना बना इतना लिया है तो आपका x का वैल्यू क्या होगा। और ये रिएक्शन क्या हिंट दे रखा है कि ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो हमें पता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। सो मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आपके पास 4 + x इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट 5.85 प्लस 1.8 क्या हो जाएगा, इसको इसमें से प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.65 ग्राम आपके पास किसका मास आ गया, प्रोडक्ट का। और हमें क्या फाइंड आउट करना है x, सो 4 + x, तो ये x इधर ही रहेगा, 4 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 7.65 - 4 इज इक्वल्स टू 3.65 ग्राम। यानी कि आपको HCl का कितना मास चाहिए होगा, 3.65 ग्राम मास चाहिए होगा अगर ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है इतने मोल ऑफ HCl के साथ और बनाता है आपके पास CO2 के इतने मोल, और मिक्सचर है NaCl और H2 के कितने ग्राम 12 ग्राम। तो आपको बताना है कि क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी या नहीं करेगी। तो देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। क्या है बनेगी रिएक्शन, बोल रखा है क्या क्वेश्चन में कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कितना अमाउंट 4.2 ग्राम रिएक्ट करता है किसके साथ, HCl के साथ। HCl के क्या ग्राम में इन्फॉर्मेशन, HCl के दे रखे मोल कितने 0.2739 मोल। क्या बनाता है, बनाता है CO2 प्लस NaCl और H2। ये कितना मिक्सचर है, ये टोटल मिक्सचर है 12 ग्राम और ये कितना है 0.05 मोल। पूछा गया है कि क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी या नहीं। अगर करेगी तो हमें पता है मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। नहीं करेगी तो इक्वल नहीं आएगा, नॉट इक्वल आएगा। तो सबसे पहले अपन मास ऑफ रिएक्टेंट देखेंगे और मास ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मास की जगह क्या दे रखा है मोल, तो मोल को किस में कन्वर्ट करेंगे, मास में। और हमें पता है कि मास जब दे रखा है आपके पास या फिर मोल दे रखा है तो अपन मास और मोल का रेशियो क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरी वीडियो नंबर 2 है हाउ टू कैलकुलेट मोल, उसमें अगर आपको मोल दे रखा है मास निकालना है तो अगर आपको नहीं आता तो आप वो देख के आइए। देखते हैं यहाँ पे हम सीखते हैं। सबसे पहले करते हैं, देखो HCl का अपने को क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ HCl डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मोल कितने दे रखे HCl के, मोल दे रखे 0.2739। ठीक है, मास ऑफ HCl अपने को चाहिए, मास ऑफ HCl अपने को चाहिए डिवाइड बाई मोलर मास। HCl का मोलर मास होता है 36.5। क्या होता है HCl का मोलर मास होता है 36.5। ठीक है, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो HCl का मोलर मास हो जाएगा 36.5। ठीक है, अब हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि इसके मोल को इससे कैलकुलेट करना। देखो मैंने बोला कि मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ HCl डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोल इज इक्वल्स टू मास ऑफ HCl डिवाइड बाय मोलर मास। सो आपके पास ये क्या है, ये है आपके पास HCl की मोल दे रखे कितने 0.2739, मास ऑफ HCl डिवाइड बाय इसका मोलर मास। हमने इसका मोलर मास इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है मास ऑफ HCl विच इज़ अप्रोक्सीमेटली, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा 10 ग्राम। ठीक है, यानी कि आपके पास HCl का कितना आ जाएगा 10 ग्राम आपने HCl का निकाल लिया। किसका आ गया आपके पास, HCl का आ गया। इसी तरह से हम किसका निकालेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे CO2 का। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोल CO2 के मोल कितने तरीके 0.05 इज इक्वल्स टू मास ऑफ HCl। तो इस बार क्या लिखेंगे, मास ऑफ CO2। क्या लिखेंगे, मास ऑफ CO2, जो कि अपने को चाहिए। मास ऑफ CO2 अपने को चाहिए डिवाइड बाय मोलर मास। CO2 का मोलर मास होता है 44। तो जब हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास किसका आ जाएगा, CO2 का मास आ जाएगा 0.05 × 4। तो आपके पास मास ऑफ CO2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2.2 ग्राम। कितना आ जाएगा, CO2 आ जाएगा 2.2 ग्राम। तो अब हम देखेंगे कि अगर आप सही ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। सो देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कितना है 4.2 ग्राम प्लस HCl कितना है 10 ग्राम। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका आ जाएगा 14.2 ग्राम। अगर इतना ही मास किसका आया
प्रोडक्ट का आया तो आपके पास ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगी। तो देखते हैं CO2 का कितना है 2.2, इस मिक्सचर का कितना है 12, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट के, मीन्स दिस रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब हम गाइस एक छोटा सा टॉपिक कवर करते हैं। एक्चुअली में जब हम सिग्निफिकेंट नंबर को हम देख रहे थे कि डेसिमल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और आफ्टर सिग्निफिकेंट उसमें आफ्टर डेसिमल कैसे सिग्निफिकेंट फैक्टर निकालते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन तक देख लिया था, 2 टॉपिक बाकी है सब्सट्रैक्शन और डिवाइड का, उसमें मेरे फ़ोन में स्पेस खत्म हो गया था, तो यहाँ देख लेते हैं। देखो क्या सीख रहे थे हम सीख रहे थे कि जब हम दो हम सीख रहे थे कि जब हम 2 डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आफ्टर डेसिमल कैसे अपन निकालते हैं सिग्निफिकेंट फैक्टर कितने होंगे। तो हम सीख रहे थे सब्सट्रैक्शन में। तो मैंने बोला जस्ट सपोज कि मैंने 1 2 3.45 को सब्सट्रैक्ट किया 11.2 से। देखो इसमें आफ्टर डेसिमल कितना है 1, इसमें आफ्टर डेसिमल कितना है 2, तो आपका जो आंसर है उसमें भी आफ्टर डेसिमल कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ कैसे करते हैं आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। देखो तो मैंने कहा इसमें से गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 डेसिमल, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, ये आपके पास है सब्सट्रैक्शन का आंसर। यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितना है 2, जबकि हम अपने को कितना चाहिए 1, तो इस 5 को रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैंने बोला जिसको रिमूव करना उसको मानते हैं x, अगर वो 5 के इक्वल हुआ तो उससे जस्ट पहले वाले डिजिट को देखते हैं कि अगर वो ओड हुई तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, अगर वो इवन हुई तो उसको रिमेन सेम ले लेते थे। अब ये 2 क्या इवन है तो हम इसको रिमूव करते टाइम इसको सेम रहने देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2.2। ये इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर डेसिमल। एक सिग्निफिकेंट फैक्टर चाहिए था वो अपने को मिल गया है। नेक्स्ट आता है, मान लो कि हमने 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई किया 1.25, ठीक है, इसको हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर डेसिमल कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितना है 2, तो आपके आंसर में भी आफ्टर डेसिमल कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 1.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आया इसका 1.750। ये आपके पास किसका आया, इसका आंसर आया। अब देखो यहाँ पे आफ्टर डेसिमल कितना है 3, जबकि अपने को क्या चाहिए आफ्टर डेसिमल कितना चाहिए 1, तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने कहा जिसको रिमूव करना है उसको मानते हैं x, अगर वो 5 के इक्वल हुआ तो उससे जस्ट पहले वाले डिजिट को देखते हैं, अगर वो ओड हुई तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, अगर वो इवन हुई तो आपके पास रिमेन सेम रहने देते हैं। अब ये 7 क्या ओड है तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे इसको हटाते टाइम, तो आपके पास क्या जाएगा 1.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो हमने 2 नंबर को डिवाइड किया तो आपके पास आफ्टर डेसिमल कितने होंगे, आफ्टर डेसिमल उतने ही नंबर होंगे जितने आपके पास सबसे कम नंबर होंगे आफ्टर डेसिमल। मान लो कि आपके आंसर में कितने डेसिमल, आपका आंसर कहाँ तक जाएगा, तो आपका आंसर वहीं तक जाएगा जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फैक्टर होंगे ना, वहीं तक आपका आंसर होना चाहिए। ये रूल सेम टू सेम किस में अप्लीकेबल होगा, डिवाइड में के केस में भी अप्लीकेबल होगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस।